नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं रमा त्यागी। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी में स्कूली बच्चों के जरिए स्टेज पर रामायण मंचन। मुख्य अतिथि के रूप में देश के संस्कृति और पर्यटन मंत्री भी कार्यक्रम में हुए शामिल। दिल्ली में G20 को लेकर हर स्तर पर चल रही है तैयारी। NDMC के एक पार्क में कबाड़ से बनाई गई खास कलाकृतियां। G20 के सदस्य देशों के राष्ट्रीय पक्षियों और जानवरों की कलाकृतियां हैं आकर्षण का मुख्य केंद्र। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत। यात्री रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स में विभिन्न राज्यों के पारंपरिक पकवानों के साथ चाइनीज और मुगलई खानों का भी ले सकते हैं जायका। जापान के एक कैफे में ग्राहकों के लिए तैयार किया अनूठा स्लीपिंग पॉड। लोग जलपान के साथ खड़े होकर ले सकते हैं सोने का आनंद। तो शुरुआत करते हैं खबरों के विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे परंपरा और विरासत की। धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी में स्कूली बच्चों ने रामायण का मंचन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पेश है ये खास रिपोर्ट। संस्कृति के वाहक बन रहे हैं। इन बच्चों में उत्साह है अपने किरदार को लेकर, क्योंकि मुख्य अतिथि के रूप में देश के संस्कृति और पर्यटन मंत्री भी विद्यमान हैं। अच्छा लगा कि मैं इन द सेंस में सबसे प्यारे सबसे ज़्यादा प्यारे गॉड राम का रोल कर रही हूँ। ये राम जी का एक्ट था, उनका विवाह था और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मुझे लक्ष्मण का रोल मिला है। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे को ये रोल मिला और मिनिस्टर को दिखाने के लिए मेरे को मौका मिला। तो सीता का जब रोल मिला तो मेरे को बहुत खुशी हुई क्योंकि ये एक गॉड का रोल था और ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा था और इसे मिनिस्टर और बड़े बड़े देखे तो उसे अच्छा लगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने बच्चों को पुरस्कार दिया और बच्चों को बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने हर जिले के स्कूलों को टूरिस्ट क्लब बनाने की अपील की है, जिसमें 15 की संख्या में सदस्य हों जो बच्चे हों और उनके माध्यम से परिवार पर्यटन पर जाए। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने तय किया है देश भर में जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है 7th क्लास से यूनिवर्सिटी तक हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में टूरिज्म क्लब के नाम पर छात्रों का एक क्लब खोलना चाहिए, हर स्कूल में खोलना चाहिए। उनके द्वारा अलग अलग जगह पर एक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। स्कूल प्रबंधन भी इस टूरिस्ट क्लब की सोच से सहमत है और वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री की सोच को मूर्त रूप देने के लिए तैयार है। युवा टूरिज्म क्लब्स हर विद्यालय में बने और वो अपने माता पिता, अपने गार्जियन को ये प्रोत्साहित करें कि भाई कम से कम 15 स्थान हमको हिंदुस्तान के, भारत के देखने हैं। बाहर तो टूरिज्म करते ही हैं लोग, तो भारत के लिए बना है ये। इस तरह देश के भविष्य का टूरिस्ट क्लब में जुड़ना बड़ा ही सुखद होगा। इससे बच्चों का ज्ञान देश के बारे में तो बढ़ेगा ही, साथ ही अपनी आंखों से देश के पर्यटन स्थल भी देख सकेंगे। टूरिस्ट क्लब के माध्यम से स्कूल और बच्चों को जोड़ना एक नई पहल है, क्योंकि बच्चे ही अब परिवार में डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ घूमने जाएं। उनके मन से लोग जा भी रहे हैं, क्योंकि बच्चे देख लेते हैं गूगल में, टीवी पर कि किन किन जगहों में क्या अच्छी चीज़ें हैं। तो टूरिस्ट क्लब
अपने आप में निश्चित रूप से भारत के पर्यटन के लिए बड़ा ही मील का पत्थर साबित होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा पूरे देश में। डॉक्टर केश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और अब कुछ खबरें आपके शहर और आपके गांव की। रेलवे के फूड ऑन व्हील्स की तर्ज पर लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर एक रेल कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई है। इस खास रेस्टोरेंट का नाम रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स रखा गया है। आपको बता दें कि इस रेस्टोरेंट में राजस्थानी, गुजराती, साउथ इंडियन और चाइनीज के साथ ही सभी राज्यों का खाना मिलेगा। नज़ाकत, नफासत और अदब आदाब के शहर लखनऊ में यहाँ का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट शुरू हुआ है। चारबाग स्टेशन के बाहर पटरी पर खड़े कोच के भीतर आलीशान रेस्टोरेंट तैयार किया गया है। लखनऊ के चारबाग इलाके में बने इस रेस्टोरेंट में एक जगह पर बैठकर पूरे शहर की सैर कर सकेंगे। खास बात यह है कि यह रेस्टोरेंट राजधानी के चारबाग रेलवे स्टेशन पर बन रहा है, जहां पर देश के कोने कोने से लोग आएंगे। ये रेस्टोरेंट आधुनिक साज सज्जा से युक्त है, जिसमें यात्री स्टेशन पर ही स्वादिष्ट एवं लजीज व्यंजनों का मजा उठा सकेंगे। इसीलिए इस रेस्टोरेंट में हर राज्य का खाना मिलेगा। इसमें राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, मुगलई, साउथ इंडियन और चाइनीज फूड शामिल हैं। रेल कोच रेस्टोरेंट का उद्घाटन जो है फातिमा जी हैं, जो कि हमारी यात्री हैं, लखनऊ से गोरखपुर जा रही हैं, उनके द्वारा करवाया गया है। और बहुत दिनों से लखनऊ वासियों की खासकर जो है एक ज़रूरत महसूस होती थी कि एक अच्छा मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट जो है लखनऊ स्टेशन पर सर्कुलेटिंग एरिया में होना चाहिए। हमें साकार होता हुआ दिख गया और इस मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट में जो कोच रेस्टोरेंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रेलवे का कोच है जिसके अंदर ये रेस्टोरेंट बना है। ये 24/7 जो है रहेगा और यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है। रात में कोई ट्रेन पकड़ने आ रहा है या अर्ली मॉर्निंग आ रहा है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है ये, और मैं आशा करता हूँ कि इसका संचालन जो है सुचारू रूप से होता रहेगा। अब यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए चारबाग रेलवे स्टेशन आएं या फिर ट्रेन में यात्रा करने के बाद स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो उन्हें लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाने का भरपूर मौका मिलेगा। लखनऊ से गोरखपुर की यात्रा करने स्टेशन पर आई एक यात्री से इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन कराया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स शुरू। रेल रेस्टोरेंट में मुफ्त वाईफाई की सुविधा, रेलवे की फूड ऑन व्हील्स अवधारणा के तहत एक परित्यक्त रेलवे कोच को एक रेस्टोरेंट में बदल दिया गया है। फातिमा नाम की महिला रेल यात्री ने उद्घाटन किया। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि कुछ नया हमने भी किया। काफ़ी अच्छा इन्होंने इंटीरियर भी कर रखा है, एक कैफ़े का लुक दिया हुआ है। लखनऊ में कुछ नया दिखा है, मतलब स्टेशन पर, और काफ़ी मतलब साफ़ सफाई का भी यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। और मतलब खाने की काफ़ी वैरायटी है, रीजनेबल है, सब मतलब सारी चीज़ें हैं यहाँ। रेल कोच रेस्टोरेंट में लखनऊ की प्रमुख इमारतों की पेंटिंग लगाई गई है। रेलवे ने इसका टेंडर भी निकाल दिया है। रेस्टोरेंट में एक साथ 50 लोग बैठकर खाना खा सकेंगे, वहीं 30 से ज्यादा लोग बाहर बैठकर खाना खा सकेंगे। बताया गया है कि इस रेस्टोरेंट को बनाने में करीब 40 लाख रुपए की लागत आई है। इसमें कई सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। इसे चारबाग रेलवे स्टेशन के ठीक सामने बनाया गया है। लोग रेस्टोरेंट पर सीढ़ियों से चढ़कर जाएंगे। लोग ट्रेन के कोच फूड रेस्टोरेंट में बैठकर खिड़कियों से चारबाग रेलवे स्टेशन का भी दीदार कर सकेंगे। मंडल स्तर पर यह दूसरा ऐसा रेस्टोरेंट है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और अब वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। G20 की तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली में G20 को लेकर एक पार्क भी तैयार किया गया है। NDMC के इस पार्क में कबाड़ से खास कलाकृतियां बनाई गई हैं, जिसमें G20 के सदस्य देशों के राष्ट्रीय पक्षियों और राष्ट्रीय जानवरों की कलाकृतियां हैं। कैसा है ये पार्क, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। हम मौजूद हैं कौटिल्य मार्ग स्थित NDMC के उस पार्क में, जहां कबाड़ से विभिन्न कलाकृतियां बनाई गई हैं। कलाकृतियां भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि G20 सदस्यों के जो राष्ट्रीय पक्षी और जानवर हैं
उनको लेकर यहाँ पर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। किस तरह की हैं ये कलाकृतियाँ, आइए जायजा लेते हैं। यहाँ घुसते ही सामने खूबसूरत फव्वारा तो दिखाई देता ही है, लेकिन उससे पहले यहाँ दीदार होते हैं राष्ट्रीय पक्षी मोर के, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से इस राष्ट्रीय पक्षी मोर को बनाया गया है। हालांकि पूरा का पूरा ये कबाड़ से बनाया गया है, लोहे की सामग्री को इस्तेमाल किया गया है। कहीं पर चाबियां हैं, कहीं पर चैन है, कहीं पर नट बोल्ट इसमें देखे जा सकते हैं। मोर के नज़दीक ही भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ भी यहाँ बनाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, कितनी कारीगरी इसमें की। और अभी खबर आ रही है, बेहद खास खबर है। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर के बीच आयोजित किया जा रहा है। इस सत्र में 5 बैठकें होंगी। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और ये सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। ये विशेष सत्र है जो कि बुलाया गया है 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र चलेगा। इस विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी और ये सत्र बेहद खास है। संसद का विशेष सत्र जो अभी अभी जानकारी आई है 18 से 22 सितंबर के बीच ये विशेष सत्र जो है बुलाया गया है। इस विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी। 18 से 22 सितंबर तक 5 बैठकें होंगी। विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। संसद का विशेष सत्र, इस सत्र में 5 बैठकें होंगी और ये बेहद खास सत्र है। ये जानकारी लगातार आ रही है। अमृतकाल के बीच संसद में सार्थक चर्चा और बहस का इंतजार है, प्रहलाद जोशी का कहना है। और ये जो है ये विशेष सत्र है जो 18 से 22 सितंबर के बीच में बुलाया गया है। इस सत्र में 5 बैठकें होंगी। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ खास इस विशेष सत्र में, क्या वजह इस सत्र को बुलाने की? ये देखिए, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट करके बताया है कि 18 से 22 सितंबर के बीच विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और इस सत्र में उन्होंने सार्थक बहस और चर्चा की उम्मीद जताई है। अमृतकाल के अवसर पर जब हम जानते हैं कि अमृतकाल वर्ष चल रहा है तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। जरूर सरकार ये चाहती होगी कि तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर ये 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। इसकी विस्तार से थोड़ी देर में और जानकारी भी आएगी, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण जब हमने देखा है कि अभी जल्दी जो सत्र है मानसून सत्र वो खत्म हुआ और उसके बाद हम सब जानते हैं कि अगला सत्र होता है शीतकालीन सत्र, लेकिन उसके बीच एक विशेष सत्र बुलाने की बात, 5 दिन के लिए विशेष सत्र बुलाने की बात निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से देखें संकेत है। और इस बात की जानकारी खुद संसदीय कार्य मंत्री ने दी है कि इस तरह का 8 से 22 सितंबर तक एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण है जब हम देखेंगे कि ये सत्र बुलाया जाएगा, क्योंकि ये भी कहा है संसदीय कार्य मंत्री ने कि अमृतकाल के अवसर पर उम्मीद है कि इन 5 सत्रों में 5 दिनों में महत्वपूर्ण चर्चा होगी, सार्थक चर्चा और बहस का इंतजार रहेगा। तो ये निश्चित तौर पर देखें सरकार ये चाहती है, सत्ता पक्ष चाहती है कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो, बहस हो और इसीलिए ये सत्र ये बुलाया गया है। क्योंकि आमतौर पर देखें विशेष सत्र तब बुलाया जाता है जब किसी विशेष मुद्दे को लेकर चर्चा होनी होती है या फिर किसी बहुत महत्वपूर्ण विषय के लिए अलग से सत्र बुलाया जाता है और ऐसे में अलग से सत्र बुलाया जाना 5 दिन का ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे शैलेंद्र की कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें कि विशेष सत्र बुलाया जाता है। हालांकि आप बता रहे हैं कि अभी इस बारे में जानकारी दी जाएगी कि क्या इसकी वजह है, लेकिन क्या कुछ संभावित मुद्दे हो सकते हैं जिन पर इस सत्र में चर्चा की जाएगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि सरकार जब चाहे सीसीपीए की जो संसदीय मामलों की जो बैठक होती है उसकी सिफारिशों के बाद सत्र बुला सकती है। आमतौर पर जो 3 सत्र होते हैं
एक मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और बजट सत्र के 2 चरण। उसके अलावा जब भी सरकार चाहती है तब सिफारिश की जा सकती है राष्ट्रपति को विशेष सत्र बुलाने के लिए। हमने देखा है कि जब कभी भी कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होनी होती है तब विशेष सत्र बुलाया जाता है। जीएसटी जब लागू हो रहा था, किस तरह से हमने देखा कि उस दिन देर रात तक एक तरह से संसद चली और जब उस वक्त पूरे देश ने देखा संसद भवन जगमगाया हुआ था। तो दरअसल इस विशेष सत्र की मांग कई बार होती है किसी विशेष मुद्दे पर वो सत्र बुलाने की। आमतौर पर बहुत ही परंपरा नहीं रही है कि विशेष सत्र का आयोजन किया जाए, लेकिन जब संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात की खुद जानकारी दी है कि 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जब विशेष सत्र बुलाया जाता है तब 1 या 2 दिन का आमतौर पर सत्र होता है, लेकिन 5 दिन के लिए संसद का सत्र बुलाया जाना लोकसभा और राज्यसभा का निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार चर्चा करना चाहती है। और उस पर जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात कहा कि अमृत काल का वर्ष चल रहा है, हम सब जानते हैं, और सार्थक चर्चा और बहस का इंतजार रहेगा, तो निश्चित तौर पर उस महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार चाहेगी कि सदन में चर्चा हो, इस सत्र के दौरान चर्चा हो। तो बहुत महत्वपूर्ण जब हम देख रहे हैं कि इस सत्र को बुलाया गया है, संसद के विशेष सत्र को बुलाया गया है 18 से 22 सितंबर के बीच। बिल्कुल। और अगर हम मानसून सत्र का देखते हैं, वो मानसून सत्र में जो कार्रवाई चली, जिस तरह से जो पूरी प्रक्रिया चली, उसको देखते हुए या इससे पहले भी जो सत्र चले हैं उनको देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण ये भी संसदीय कार्य मंत्री का स्टेटमेंट हो जाता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमृत काल में जो विशेष बैठकें होंगी और एक सार्थक चर्चा और बहस का इंतजार, तो बेहद अहम मुद्दा हो सकता है। जी देखिए, जब संसद का सत्र होता है, हम जानते हैं कि उससे पहले एक बातचीत होती है विपक्षी दलों से कि सार्थक चर्चा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो आमतौर पर सत्र होते हैं उससे पहले मीडिया से बातचीत में इस बात की उम्मीद जाहिर करते हैं, और हमने देखा था कि मानसून सत्र के पहले सत्र की शुरुआत से ठीक उसी दिन सुबह उन्होंने इस बात की उम्मीद जाहिर की थी। सांसदों की जिम्मेदारी है, दुनिया भर में एक तरह से संसदीय लोकतंत्र जो भारत का हम जानते हैं कि मजबूत हो रहा है और लोगों की जो अपेक्षा रहती है उस बारे में जिक्र किया था। तो निश्चित तौर पर सार्थक चर्चा की उम्मीद सरकार की तरफ से इसलिए की गई है क्योंकि ये विशेष सत्र बुलाया गया, और विशेष सत्र तमाम बार हम देखते हैं कि विशेष उद्देश्य से ही बुलाया जाता है, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाया जाता है। क्योंकि आप देखें कि सरकार तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा चाहती है, और हमने देखा है कि जब मानसून सत्र के दौरान ये बात हुई थी कि चर्चा विपक्ष मांग कर रहा था, तब भी सरकार ये कह रही थी कि सत्ता पक्ष तो हमेशा चाहता है कि देश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो, सरकार अपनी बात रखे, देश के लोग संसद के जरिए जान पाए। तो निश्चित तौर पर जब विशेष सत्र बुलाया गया है तो सरकार की उम्मीद होगी कि इस सत्र के दौरान चर्चा होगी, सार्थक बहस होगी। बिल्कुल। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस सत्र पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आपको मिल रही हैं, विपक्ष की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया अगर आपको मिल रही हो, क्योंकि इसमें भी इसकी भी एक विशेष प्रक्रिया होती है इस सत्र को बुलाने की। चैलेंज जी देखिए, संसदीय जो समिति होती है CCPA केंद्रीय मामलों की, वो इसकी सिफारिश करती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं। प्रहलाद जोशी जो खुद उसके सदस्य हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि यह सत्र बुलाया जा रहा है। तो ये एक प्रक्रिया है। जब हम आमतौर पर जो सामान्य सत्र होते हैं, मानसून सत्र हो या फिर बजट सत्र हो या शीतकालीन सत्र हो, तब भी हम देखते हैं कि CCPA तारीखों की सिफारिश करता है, राष्ट्रपति उसकी मंजूरी देते हैं, उसके बाद इसका ऐलान किया जाता है। तो वो एक प्रक्रिया सामान्य तौर पर रहती है, उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए विशेष सत्र भी बुलाया जाता है। जहां तक विपक्ष की प्रक्रिया का सवाल है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही ये ऐलान हुआ है प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से ट्वीट के जरिए, तो विपक्ष प्रतिक्रिया देगा। हो सकता है विपक्ष इस बात का स्वागत करे कि विशेष सत्र बुलाया गया है, वो इस बात को जानकारी भी चाहे कि क्या उद्देश्य है, सरकार किस लिए इस विशेष सत्र को बुला रही है। तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे थोड़ी देर में वो सब प्रतिक्रिया भी आएंगी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि मानसून सत्र के बाद एक 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, और ऐसे समय में जब हम अमृतकाल वर्ष देख रहे हैं, इस विशेष सत्र का एक विशेष उद्देश्य भी है कि सार्थक चर्चा हो, सार्थक बहस हो, जिस बात को प्रहलाद जोशी ने संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है। तो निश्चित तौर पर सभी की नजर रहेंगी कि किन महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार चाहेगी कि इस विशेष सत्र में बहस हो।
बिल्कुल शैलेंद्र, इसमें आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बेहद अहम जो विषय है वो यहाँ पर हो सकता है, और जब इस तरह का सत्र बुलाया जाता है तो बेहद अहम विषय पर ही चर्चा होनी होती है, और ये एक जो लंबा सत्र है क्योंकि 5 दिनों का ये सत्र होगा। सूत्रों से आपको क्या जानकारी मिल रही है? रमा आप अपना सवाल दोहराएंगे क्या? शैलेंद्र, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि सूत्रों से आपको क्या जानकारी मिल रही है इस सत्र के मुद्दों के बारे में? ये देखिए, हमने इस बात का प्रयास किया था जानने को कि क्या मुद्दे हो सकती है, और इस बात के संकेत मिले थे कि सरकार इस बात पर विचार कर सकती है कि क्या एक कोई विशेष सत्र बुलाया जाए, क्योंकि मानसून सत्र में एक तरह से देखें कि उतना अपेक्षित कामकाज नहीं हो पाया था और जितनी उम्मीद जताई गई थी। लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार एक विशेष मुद्दे को लेकर सत्र बुलाना चाहती है। इस बात की चर्चा कुछ दिन पहले थी, लेकिन आज जब ट्वीट आया तब इस बात की पुष्टि भी हो गई। क्या महत्वपूर्ण मुद्दा है, किस विशेष मुद्दे को लेकर यह सत्र बुलाया गया, इसको लेकर अभी पूरी जानकारी स्पष्ट तौर पर नहीं मिल पाई है। लेकिन ये जरूर है कि ये संकेत दिए गए हैं कि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सरकार चाहती है कि सदन में चर्चा हो, 5 दिन सार्थक चर्चा हो, इसीलिए ये विशेष सत्र बुलाया गया। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बेहद महत्वपूर्ण विषय है, कुछ देर में हालांकि उसकी जानकारी मिलेगी, उस मुद्दे की जानकारी मिलेगी, और इस विशेष सत्र में 5 बैठकें भी आयोजित होंगी, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, सबकी नजर इस पर लगी हुई है। शैलेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार की इस पे तैयारी क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर जब सिफारिश की गई है 5 दिन का विशेष सत्र बुलाने की, तो सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है, और विशेष सत्र बुलाया ही किसी ऐसे मुद्दे पर जाता है जब सरकार विस्तार से उस पर जानकारी देती है, जब चर्चा होती है, और उस चर्चा में तमाम दलों के सांसद, हम जानते हैं, सामान्य सत्र की तरह भाग लेते हैं। होता क्या है, अगर आप सामान्य सत्र और विशेष सत्र में फर्क देखें तो विशेष सत्र को किसी मुद्दे विशेष पर चर्चा के लिए बुलाया जाता है, या फिर किसी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, जबकि हम जो सामान्य सत्र होते हैं, मानसून सत्र हो या बजट सत्र हो, उसमें एक लंबा चौड़ा विधायी एजेंडा लेकर सरकार आती है, उसमें सर्वदलीय बैठक होती है, उससे पहले उसमें बताया जाता है कि सरकार किस विधायी एजेंडा के साथ आगे बढ़ना चाहती है, विपक्षी दल अपने मुद्दों को बताते हैं। लेकिन विशेष सत्र में मुद्दे विशेष पर एक सहमति बनाकर उसे बुलाया जाता है, जिस पर हम देखते हैं कि चर्चा होती है, जिन मुद्दों को पहले ही विपक्षी दलों के साथ बातचीत करके उस पर सहमति बना दी जाती है कि इन मुद्दों पर, इन विषयों पर उस विशेष सत्र में चर्चा होगी, या फिर सरकार विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। तो अब जब ये विशेष सत्र बुलाया गया है, 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, तो संकेत यही है कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको विपक्ष के साथ साझा किया जाएगा, या फिर विधायी कामकाज को लेकर क्या महत्वपूर्ण फैसला होना है। ये एक तरह से इस पर कयासबाजी हो सकती है, क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है कि इस विशेष सत्र को बुलाने का क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शैलेंद्र, आप नज़र बनाए रखें, आपसे फिर हम संपर्क करेंगे, और जानकारी जब आपके पास होगी, और अपने दर्शकों को भी इस पर लगातार हम जानकारी देंगे। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और 5 बैठकें इस सत्र में होंगी, और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि अमृतकाल में एक सार्थक और महत्वपूर्ण बहस की, चर्चा की वो आशा करते हैं। इसके साथ ही खबर हटकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।